तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 जो कि है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया। तो इस एक्ट को मंजूरी मिली थी 25 अप्रैल 1872 में, पर ये एक्ट फोर्स में आया, यानी ये एक्ट लागू हुआ, काम करना शुरू हुआ 1 सितंबर 1872 को। ये एक्ट क्या कहता है? तो सबसे पहले तो ये एक्ट पूरे इंडिया पे लगता है। ये पहले होता था कि कुछ एक्ट्स एप्लीकेबल होते थे एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, पर अब आप सभी जानते हैं कि ये एक्ट हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कोडिफाइज द लीगल प्रिंसिपल दैट गवर्न कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेनली कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करता है कि जो हमारे लेन देन हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे बीच हो रहे हैं, उनसे रिलेटेड। As a result of increasing complexities of business environment, innumerable contracts are entered into by the parties in the usual course of carrying on their business. आजकल के समय इतने सारे लेन देन हो रहे हैं, इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते। तो उन सब पर एक नज़र बनाने के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लाया गया था। तो हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में। तो अभी हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सेक्शन 2 बताता है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल सा मतलब है एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि ये एग्रीमेंट क्या है। हमने कॉन्ट्रैक्ट तो देख लिया कि एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वेश्चन आता है कि एग्रीमेंट क्या है। तो चलिए हम देखते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है। सेक्शन 2E इस एक्ट का डिफाइन करता है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो सभी प्रॉमिस और सभी सेट ऑफ प्रॉमिस जो कि एक कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं एक दूसरे के लिए, उसे एग्रीमेंट कहा जाता है। इसका मतलब एग्रीमेंट का मतलब है प्रॉमिस, एक्सेप्टेड प्रपोजल प्लस कंसिडरेशन। तो अभी बात आती है कि प्रॉमिस क्या होता है। तो सेक्शन 2B बताता है कि व्हेन अ पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट ऑन दैट प्रपोजल, द प्रपोजल बिकम्स एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम अ प्रॉमिस। तो यहाँ पे सीधा सा मतलब ये होगा कि ऐसा पर्सन जिसको प्रपोजल मेड किया जाता है और उस पर वो अपनी एसेंट देता है, अपनी मंजूरी देता है, तो वो प्रपोजल एक्सेप्टेड हो जाता है। और जब प्रपोजल एक्सेप्टेड हो जाता है तो एक प्रॉमिस बन जाता है। तो प्रॉमिस का मतलब हुआ ऑफर या प्रपोजल के साथ जब एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो वो प्रॉमिस कहलाता है। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं अब आगे। अब हम बात करने वाले हैं एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में अंतर क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीमेंट। तो जब प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन होता है तो वो एग्रीमेंट कहलाता है। एग्रीमेंट एक बहुत ही, हम आपको इजी वे में समझाएं तो एग्रीमेंट में सिंपल प्रॉमिस होता है और कंसिडरेशन होती है, तो वो एग्रीमेंट बन गया। तो वहीं कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि एग्रीमेंट और एग्रीमेंट के साथ साथ इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ भी होना चाहिए। यानी कि एग्रीमेंट प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन मिलकर एग्रीमेंट बनाता है, तो एग्रीमेंट तो है ही, पर उसके साथ वो लॉ की नज़रों में इन्फोर्सेबल भी होना चाहिए। अगर वो लॉ की नज़रों में इन्फोर्सेबल नहीं है तो वो केवल एक एग्रीमेंट बन के रह जाएगा, पर एग्रीमेंट के साथ साथ वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सोशल प्लस लीगल एग्रीमेंट, इसके अंदर सोशल एग्रीमेंट भी आते हैं। जैसे कोई हम बोल दिए कि मैंने अपने पापा से बोला कि पिताजी अगर मैं एग्जाम में अच्छा नंबर लाऊंगा कि आप मुझे फ़ोन दिलाएंगे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि हाँ बेटा तू अच्छा नंबर ला, मैं तुझे फ़ोन दिलाऊंगा। तो ये सोशल एग्रीमेंट है। पर कॉन्ट्रैक्ट में केवल लीगल चीज़ें आती हैं, ये ऐसे सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट नहीं आते, वहाँ पे केवल लीगल एग्रीमेंट आते हैं। और एग्रीमेंट में नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, जैसे कि भी बाप बेटे के बीच में जो बात हुई तो ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं। यानी कल को अगर पिताजी ने अपने बेटे को मोबाइल देने से मना कर दिया तो बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। पर कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन कंपलसरी है, होना ही होना है। अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा किया तो हमको उसकी सजा मिलेगी।
और अब देखते हैं चौथा और आखिरी डिफरेंस, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट कई तरीके के होते हैं। जैसे अभी हमने देखा डोमेस्टिक नेचर का है, कोई लीगल नेचर का है, हो सकता है वो एग्रीमेंट इलीगल हो। पर कॉन्ट्रैक्ट जो है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, पर जब तक वो एग्रीमेंट रहेगा नहीं तब तक तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। क्योंकि देखिए कॉन्ट्रैक्ट में सबसे जरूरी तो यही है, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, यानी एग्रीमेंट तो होना चाहिए, उसके साथ इन्फोर्सिबल बाय लॉ भी होना चाहिए। तो एग्रीमेंट रहना जरूरी है, इसलिए ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। पर ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हमने बताया अभी आपको कि कुछ एग्रीमेंट डोमेस्टिक नेचर के होंगे, कुछ इलीगल होंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अब ऐसे क्वेश्चन की जो बार बार एग्जाम में आता है, कई जगह पूछा गया है। वो ये है कि डिफाइन कीजिए कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। थस फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड फर्स्ट बी एन एग्रीमेंट। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहली जो चीज रिक्वायर्ड है वो ये है कि एग्रीमेंट होना जरूरी है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। तो यहीं पे क्लियर हो जाता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। दूसरा, एग्रीमेंट दैट डू नॉट गिव राइज टू कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऐसे एग्रीमेंट जो कि ऑब्लिगेशन नहीं फॉर्म करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर 3, agreements to do an unlawful, immoral or illegal act like smuggling or murdering a person cannot be enforceable by law. Such agreements cannot be considered as a contract. यानी ऐसे एग्रीमेंट जो अनलॉफुल होते हैं, इमोरल होते हैं, इलीगल होते हैं, जैसे कि किसी को मारने की सुपारी देना, यानी मैंने किसी को बोला कि ए भाई मुझसे 1 लाख रुपए ले ले, जाके किसी को मार दे, तो ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। तो ऐसे जो एग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते हैं। फोर्थ, ऑल्सो सर्टेन एग्रीमेंट आर स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड वाइड और अनइन्फोर्सेबल। वाइड की मीनिंग हम आगे डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए आप ये समझिए कि कई सारे ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो पहले ही गवर्नमेंट के द्वारा वाइड डिक्लेयर किए गए हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकते हैं ये ऐसे एग्रीमेंट। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। तो पॉइंट नंबर 5 में कुछ नहीं, बस यही दिखाया गया है कि ये जो जितने फैक्ट्स हमने अभी ऊपर पढ़े, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, उन सबसे ये प्रूफ हो जाता है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन फैक्ट एग्रीमेंट, यानी सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, पर जितने सारे एग्रीमेंट है वो सभी आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ वाइड हो जाते हैं, कुछ अनलॉफुल रहते हैं, कुछ इमोरल रहते हैं, कुछ इलीगल रहते हैं। तो बढ़ते हैं हम आगे। अब हम आज बात करेंगे आज का आखिरी टॉपिक, इसके बाद हम अगले लेक्चर में मिलेंगे आपसे। तो ये है इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या चीजें इसेंशियल हैं इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जनरल इसेंशियल, यानी कुछ ऐसी चीजें जो लॉ में अलग से दिखाई तो नहीं गई है पर ये हमें मान के चलना पड़ता है कि ये जरूरी चीजें हैं। और फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो सेक्शन 10 में अलग से बताई गई हैं कि इन चीजों का रहना बहुत ही जरूरी है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। आइए देखते हैं इन चीजों को। सबसे पहले बात करते हैं हम नॉर्मली जनरल इसेंशियल के बारे में। तो सबसे पहले 2 पार्टीज होनी चाहिए, इंटेंशन रहना चाहिए लीगल रिलेशनशिप बताने का, अदर फॉर्मेलिटीज कुछ होती हैं वो भी पूरी होनी चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग रहना चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। अब देखते हैं इसेंशियल एज पर सेक्शन 10, जो सेक्शन 10 में बताया गया है। एग्रीमेंट होना जरूरी है, फ्री कंसेंट चाहिए, कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वाइड होना चाहिए। तो अभी मैंने आपको ये ऊपर ऊपर से बता दिया है, इसके बारे में हम एक एक चीजें उठा के आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, और जो केस लॉ भी रहेंगे इसके बारे में वो भी हम देखेंगे। तब तक के लिए बाय, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।